अमेरिका का जंगों में मुदाखलत फौजी एतबार से कम होगी। जितने हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, गुब्बारा उस हवा भरने के लायक है या नहीं है? यार इतना वो लड़का जबरदस्त था, उसने सारा का सारा सेटअप उठा के चेंज कर दिया। आप डेली बेसिस पर जब इतनी नेगेटिविटी और शोर शराबा करते हैं, आपने इस मामले को इतना बढ़ने क्यों दिया? ये आए दिन हमें ये रिपोर्ट हो रहे केसेस, हमने तय कर लिया कि अगर हम ठीक हैं तो सारे गलत हैं। तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही थी, तो पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट कितना है? अमरीकी सदर के तजारती टैक्स नफाज के बाद आलमी मंडियों में हलचल। क्या पाकिस्तान ने अब देरीना इत्तेहादी की जानिब देखना शुरू कर दिया है? सदर आसिफ अली जरदारी का हालिया दौरा चीन मौजूदा हालात में कितना आम हो सकता है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। कराची में सालिम कत्ल के बाद गार्डन से गुमशुदा बच्चों की तलाश, पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी। सुराग रसा कुत्तों की मदद जांच कहां तक पहुंची है? एक्सक्लूसिव अपडेट्स प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड के ऐलान पर सब हैरान। सिलेक्शन कमेटी तनकीद की जद में, साबिक क्रिकेटर्स भी नाखुश। अजब टीम के गजब इंतखाब की वजूहात का तयन करेंगे आज प्रोग्राम में। कानून के रखवालों ने खुद ही कानून हाथ में ले लिया। गाड़ियां पंक्चर करते म्यूनिसिपल कमेटी और मसाजिद से पतंगबाजी पर वालिदैन के खिलाफ मुकदमे के ऐलानात करवाने वाले SHO की वीडियोस वायरल हैं। क्या कानून के नफाज के लिए लाकानूनियत का सहारा जायज है? सार्फिन सवाल उठा रहे हैं। और बॉक्सिंग के मैदान में एक और बड़ी कामयाबी, उस्मान वजीर ने 15वीं मरतबा इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट जीत ली। फखरे पाकिस्तान उस्मान वजीर आज होंगे दुनिया बोले में मेहमान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सोनिया सुंदर। मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके दिन का आगाज भी बहुत ही अच्छा हुआ होगा। चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। और दुनिया भर में अमरीकी सदर के हालिया इक़दामात के बाद आलमी मंडियों में हलचल बरकरार है। ट्रंप ने चीन पर 10% इक़्तिसादी तिजारती टैक्स आयद किया है, जिस पर चीनी वज़ीर दिफ़ा ने टैरिफ के नफाज को आलमी तिजारती तंजीम के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मगर इन दोनों ममालिक के जो उलझते तिजारती मसाइल हैं, उसमें सदर आसिफ अली जरदारी आज पाकिस्तान से चीन के लिए रवाना हो रहे हैं, जहाँ चीनी हम मनसब की दावत पर वो सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चियांग और दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन होगा। इंसदाद दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन समेत ही CPEC पर बातचीत की जाएगी। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी और मुस्तक़बिल के रवायत के मनसूबों पर भी तवज्जो दी जाएगी। इस दौरे में आला सतह वफ़द में बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी शामिल हैं। इसी दौरे के हवाले से मजीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। सैयद मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और इससे पहले कि मैं आगाज़ करूँ सदर आसिफ जरदारी के दौरा चीन से, मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ करें इस चीज़ से कि जो इस वक्त सदर ट्रंप ने किया है एक ट्रेड वॉर। हालांकि उन्होंने वो दो चीज़ों पे वो बैकफायर भी कर गए हैं और वो उन्होंने कनाडा और मेक्सिको के हवाले से तो अपनी चीज़ें जो है वो 30 दिन के लिए रोक दी हैं, बट चाइना के हवाले से उनकी जो पॉलिसी है पहले भी बहुत सख्तगीर थी, अभी भी बहुत सख्तगीर है। इस बदलती दुनिया को कैसे देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया मुझे आज अपने मॉर्निंग प्रोग्राम में। देखिए, सदर ट्रंप की शख्सियत, सोच और पॉलिसी को समझने के लिए दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। पहली बात यह कि बुनियादी तौर पे वो एक बहुत ही हार्डकोर बिजनेसमैन है और दूसरी बात यह कि वो बहुत टफ निगोशिएशंस करते हैं और तीसरी बात यह है कि आपको ऑलरेडी उनके बयानिए, पहले हफ्ते के दौरान फैसले और जो उनके बयानात हैं उनसे ये साफ नज़र आ रहा है कि वो अमेरिका की दिफाई कुव्वत के बजाय अपनी इक्तिसादी कुव्वत को इस्तेमाल करना चाहते हैं अमरीकी मफादात और वसाइल के दिफा और उसमें इजाफे के लिए। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगले 4 साल में आप देखेंगे कि अमेरिका का बैरूनी जंगों में मुदाखलत फौजी एतबार से कम होगी, लेकिन जो माशी दबाव है, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे दोस्त हों, एलाइज हों, उनके ऊपर
ट्रम्प साहब बढ़ाना चाहते हैं अपने माशी मफादात के हुसूल के लिए। और इसी हवाले से अब जब आप देखते हैं कि मेक्सिको और कनाडा के हवाले से उन्होंने जिस तरह धमकी दी कि जनाब हम 25% टैरिफ्स बढ़ा देंगे, तो उसके मद्देनजर ये बात थी कि मेक्सिको और कनाडा की सबसे बड़ी अमेरिका जो है वो तिजारती मंडी है। तो इस दबाव को उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो मेक्सिको और कनाडा को कायल करें कि वो अपने जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है और अपनी सरहदों की निगरानी है उसमें इजाफा करें। और ऑलरेडी आप जानते हैं कि कनाडा के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया इस फोन कॉल के बाद ट्रम्प साहब से कि जनाब मैं $1.3 अरब खर्च करूंगा अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। साथ ही साथ मेक्सिको ने भी ऐलान किया कि तकरीबन 10,000 मजीद फौजी दस्ते जो हैं वो अमेरिकी बॉर्डर पे लगाए जाएंगे ताकि इमिग्रेशन के हवाले से जो ट्रम्प इंतजामिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको पूरा किया जा सके। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पता है सैयद मोहम्मद अली साहब, एक और नाउ कमिंग टू द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव ऑफ द इशू, और आपको पता होगा कि ट्रम्प के ना सिर्फ इस माशी दबाव का जो शिकार हो रहे हैं वो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हो रहे हैं, बट एक ख़बर ये भी है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से एक छोटा सा मुल्क जो है उसने भी अपने आप को बाहर कर दिया है, जिसको ट्रम्प अब अपनी विक्ट्री के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। नाउ अमिडस्ट ऑल दिस पाकिस्तान का दौरा है चीन में, सदर आसिफ अली जरदारी इज़ गोइंग टू चाइना। हम इन तमाम तर मामलात में कैसे अफेक्ट होंगे और क्या हमारे लिए माशी तौर पे इज़ इट अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी कि जहां ट्रम्प विल बी लुकिंग गोइंग फॉर चाइना एंड गोइंग फॉर मेक्सिको एंड कनाडा एंड अदर कंट्रीज़, हम अपने रवाबित ट्रेड टाइज मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखें, 3 पहलू हैं इसके। पहली बात है कि आपने शायद पनामा का हवाला दिया कि पहले अपने गैर मुल्की दौरे में ट्रम्प साहब ने अपने वजीर ख़ारजा को जब पनामा भेजा तो उन्होंने दबाव डाला पनामा की हुकूमत पे कि वो चीन के साथ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे हैं उन पे नज़रसानी करे। तो फौरी तौर पे 24 घंटे के अंदर पनामा के सदर ने ऐलान किया कि वो नज़रसानी करेंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो शुमाली और जनूबी अमेरिका के बेशतर ममालिक हैं उनका बहुत बड़ा यानी कि उनकी मईशत का इन्हिसार अमेरिका की तिजारती मंडी की एक्सेस के ऊपर होता है, जिसको ट्रम्प साहब जो हैं वो दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक है? 2 सबक हैं। पहली बात तो ये कि ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी तिजारती मंडी है। पाकिस्तान का $6 अरब से ज़्यादा की जो एक्सपोर्ट है रेवेन्यू वो अमेरिका की मंडी से आता है। अलबत्ता पाकिस्तान ने इस एहतियात का मुजाहरा अभी तक बहुत जिम्मेदारी और तसलसल के साथ किया है कि हम चीन के साथ तिजारती मामलात में तो आगे बढ़ रहे हैं, दिफाई कोऑपरेशन भी है, लेकिन हम चीन के साथ अमेरिका मुखालिफत पॉलिसी में शामिल नहीं हैं। हम चीन, हमारे जो सदर चीन जा रहे हैं वो इस नज़रिए और सोच और तवक्को के साथ जा रहे हैं कि किस तरह हम बायलैटरली जो कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। इसका मकसद पाकिस्तान के पेश नज़र अमेरिका मुखालिफ कोई पॉलिसी अपनाना नहीं है। इस बात को जबकि पाकिस्तान की क़यादत चीन का दौरा कर रही है, हमारे सफ़रा जो अमेरिका में सफारतकार हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अमेरिका को कायल करे कि पाकिस्तान का जो चीन के साथ माशी ताउन है वो अमेरिका की दुश्मनी पर मबनी नहीं है, और पाकिस्तान और चीन का जो माशी ताउन है वो सिर्फ इस खत्ते की तरक्की और खुशहाली और लोगों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मबनी है। जी, मोहम्मद अली साहब, इस वक्त जो वफ्द जरदारी साहब के साथ चीन रवाना हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो मोस्टली वो सारी पर्सनालिटीज़ हैं जो सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं। दे आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ बट दे आर बिलोंग टू सिंध। सो क्या हम ये समझें कि इस वक्त सिंध के कोई ख़ास अमूर हैं जिसके ऊपर बात की जानी है, या ओवरऑल पाकिस्तान के जो इशूज़ हैं उसके ऊपर होगा? मतलब मेरा फोकस ये है कि कोई और किसी सूबे से नहीं इस तरह से गया है उनके साथ, सिर्फ सिंध को फोकस किया गया है, सिंध पर जो पर्सनालिटीज़ हैं। सो ऐसा है कुछ, या ओवरऑल पाकिस्तानी इशूज़ पे ही बात होगी सारे? देखिए, जो सदर पाकिस्तान होता है आप जानती हैं कि वो रियासत की अलामत होता है, और सदर पाकिस्तान का दौरा हाईएस्ट लेवल का चीन का एक बड़ा अहम दौरा है, एक अहम वक्त पे, जबकि चीन और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड वॉर है
वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलबत्ता ये बात हकीकत है कि उनके दौरे में उनकी पार्टी और उनके सूबे की काफ़ी बड़ी नुमाइंदगी है। तो यकीनी तौर पे सिंध में जो चीन के हवाले से इन्वेस्टमेंट है, जो तरक्की के मंसूबे हैं, उन पे बात होगी। लेकिन सिर्फ यही मकसद नहीं है। मुझे तवक्को है कि सदर ज़रदारी जो है वो पूरी रियासत की नुमाइंदगी करेंगे और हमारे मामला जो मुश्तरका मफादात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली सैयद मोहम्मद अली साहब, और इसमें जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या हम जैसे पहले अनमाज़रत के साथ हम पहले भी अमेरिका को देखिए कन्विंस नहीं कर पाए हैं अबाउट आर ट्रेड टाइज विद आर नेबरिंग कंट्रीज जो कि खित्ते में हैं। हम रशिया के साथ कुछ करने जाते हैं, जनाब 7 समंदर पार से जो है वो नाराज़ी हो जाती है। चाइना के साथ हम कुछ करने जाते हैं या हम करने जा रहे हैं या हम कर चुके हैं जितना, उस पर भी वो नाराज़गी का इज़हार कर चुके हैं। सो मच सो दैट ईरान के साथ हमारी गैस पाइपलाइन, और वो इस साल कि वो आखिरी साल होगा और उस पर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता पता नहीं कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सो माई क्वेश्चन इज कि इट्स नॉट ओनली अबाउट डेवलपिंग द ट्रेड टाइज, इट्स अबाउट हैविंग स्ट्रॉन्ग आपकी डिप्लोमेसी, और वो स्ट्रॉन्ग डिप्लोमैट्स आपके जाएं और उनको जिस तरह आप कह रहे हैं कि बताएं कि भाई इट्स नॉट ओनली अबाउट चाइना, वी हैव टू सर्वाइव इन आर रीजन। अमेरिका हमसे कई 100,000 किलोमीटर दूर है और हम उनसे कई 100 किलोमीटर दूर हैं। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट हैविंग स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज, इट्स अबाउट उनको समझाने की बात है डिप्लोमेटिकली। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि देखें, किसी भी मुल्क की कौमी सलामती और मफादात की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो सिफारतकारी होती है, जिसके ज़रिए आप अपनी नज़रियात, अपने मफादात, अपनी खुशहाली, सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और देखिए, और भी कई ममालिक हैं जिनकी मिसाल हम सामने रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में $10 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान चीन में किया है, लेकिन साथ ही साथ $600 अरब की इन्वेस्टमेंट का MBS ने अमेरिका के सदर ट्रंप को भी दिया है। साथ ही साथ आप देखें मुत्तहिदा अरब इमारात को देखें, आप सिंगापुर को देखें, ये वो ममालिक हैं जो कि दुनिया की बहुत छोटे ममालिक हैं रकबे और आबादी के लिहाज से, लेकिन बड़ी तिजारती मंडियां बन चुके हैं। और इनकी खारजा पॉलिसी में ये एहतियात और बैलेंस आपको नजर आता है कि वो किसी एक बड़ी ताकत के हलीफ बन के दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि वो चीन और अमेरिका दोनों से जो है इन्वेस्टमेंट वेलकम भी करते हैं और दोनों के साथ ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब जो ट्रंप इंतजामिया बहुत बड़े पैमाने पे आलमी सतह पे माशी दबाव को अपनी पॉलिसी में इस्तेमाल कर रही है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सफरा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ ये कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को माशी शोबे में आगे बढ़ाने के लिए नई जहतें एक्सप्लोर करें। खुसूसन आप देखें, उन्होंने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात की है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान भी चाहता है कि बलूचिस्तान और KPK में माइनिंग के शोबे को तरक्की दी जाए। अच्छा, फिर इसी तरह ऑयल एंड गैस के शोबे को तरक्की दी जा सकती है। ट्रंप साहब खुद जो हैं एक बहुत बड़े होटल टाइकून हैं। पाकिस्तान चाहता है कि हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करें। तो मैं समझता हूं अभी भी ऐसे कई मौके मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका ट्रंप इंतजामिया के दौरान कॉमन इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करके ताल्लुकात को मजीद बेहतर बना सकता है और खुद अमरीकी इन्वेस्टर्स और पाकिस्तान के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने, एक्सपोर्ट रेवेन्यू में इजाफे के लिए मुश्तरका कोशिशें मौजूदा पॉलिसी और दौर में की जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें कर रहे थे ये एक अहम दौरा है, लेकिन जिस तरह दुनिया अब करवट ले रही है, पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप को माशी तौर पे कैसे ठीक कर सकें। मौजूदा गवर्नमेंट अलॉन्ग विद SIFC और दीगर इदारे वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कि हम इस कोशिश में कितने कामयाब हो सकेंगे। चाहता है एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी के ऑनलाइन टिकट्स सारे के सारे सेल हो गए हैं, सोल्ड आउट हैं और आज से काउंटर टिकट्स का है जो आगाज़ हो रहा है, जिसके लिए कराची, लाहौर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में शायकीन की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जी हाँ, और इसके साथ साथ 23 फरवरी को जो पाक भारत टाकरा है उसके टिकट्स भी 1 घंटे में ही फ़रोख्त हो गए। चले, ये तो थी वो तमाम तर हाइप, लेकिन अब हम ज़रा उसकी बात कर लेते हैं कि जितने हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, गुब्बारा उस हवा भरने के लायक है या नहीं है। क्योंकि
अब जो मैं आपको स्टैट्स बताने जा रहा हूँ आप सबको पता ही होंगे, लेकिन एक बार फिर हम आपके मूड जो है वो अच्छा करने के लिए उसको दोहरा देते हैं। वनडे में बैटिंग एवरेज 10.66, वनडे में बॉलिंग एवरेज 46.30, ये हैं फ़हीम अशरफ। वनडे में बैटिंग एवरेज है 33 और आखिरी वनडे भाई ने खेला था अगस्त 2022, यानी कि 2.5 साल पहले। ये है खुशदिल शाह और ये दो सितारे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान स्क्वाड के, वो स्क्वाड जिस पे अपने भी हैरान है, दुनिया भी परेशान है कि ये आखिर मामला हुआ क्या है। तो चलिए इस हैरानी और परेशानी को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हम भी थोड़ा हैरान और परेशान हो लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। सैयद मोहम्मद अवैस साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत आपको जनाब मुबारकबाद इस स्क्वाड की। सबसे पहले तो ये पूछें कि आप भी उतने ही हैरान और परेशान हैं जितने हम हैं। अब हैरानी और परेशानी करके क्या, अब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। बाय द वे फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की हमने जो इंक्लूजन की है, उस्मान खान को भी हमने इंक्लूड कर लिया है। वो बेचारे इतने बाकी जो डिजर्विंग क्रिकेटर्स थे, इरफान खान न्याजी जो कि बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन भी था और गन फील्डर, आपको ये बैलेंस समझ में आया है या फिर को मंतक समझ में आई है? क्योंकि वसीम अकरम समेत बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आई भाई। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने कहा ना, लिटरली जिस वक्त स्क्वाड अनाउंस हुआ था, मैं क्योंकि सिग्नल से दूर था, लेकिन जब मुझे सिग्नल्स मिले और स्क्वाड जब मेरे सामने आया, मैं खुद हैरान था और लिटरली मेरी आवाज़ मुंह से पहले निकली थी, अल्लाह खैर करना पाकिस्तान टीम की, ये आखिर हो क्या रहा है। और लिटरली हो क्या रहा था मुझे समझ में नहीं आई कि ये आज की बात नहीं। आपको पता, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है पाकिस्तान क्रिकेट का या पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जब भी बड़ा टूर्नामेंट कहीं भी आपने खेलने जाना होता है, तो कुछ ऐसे एक दो नाम होते हैं जो कि अचानक पाकिस्तान टीम में एंट्री करते हैं, जिनका बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं पाकिस्तान टीम से। चले आप पहले उस्मान खान पे आते हैं। उस्मान खान की बात करें, मैं सबसे बड़ा कल्प्रिट इस सेंस में हूँ। मैं कल भी अपने शो पे माफी मांगी है कि मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था कि यार उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है PSL के अंदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ गई कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि लीग क्रिकेट की आप बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, कि टॉप के परफॉर्मेंस होते हैं, उनको वहां पर कोई मैच नहीं करता। लेकिन जब इंटरनेशनल की बात करते हैं तो उस इंटरनेशनल को स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते, और वो एक उस्मान खान आपके पास सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। अगर आप दूसरी की बात करें, अगर आप चले विकेट कीपर की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इतना सोया हुआ है कि आप जब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, 7-8 महीने पहले स्टेडियम्स पे तो हमने बहुत जोर दिया हुआ था, अच्छी बात है कि स्टेडियम्स बन रहे हैं, लेकिन क्या हम इतने सोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं था कि बैकअप प्लेयर हमने कौन सा तैयार करना है, कौन सा बैकअप एक ऑप्शन हमने रखना है। उस्मान खान की जगह पे इतना अच्छा ऑप्शन आपके पास मौजूद था मोहम्मद हारिस के नाम पे, जो विकेट कीपर भी तगड़ा है। आपके पास एक, अगर खुदा न खास्ता मोहम्मद रिजवान इंजर्ड होते हैं, कुछ मामला होता है, तो आपके पास बैकअप एक अच्छा बैट्समैन भी मौजूद हो सकता है जो कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखता है। अब दूसरे नंबर पे आप आते हैं, आप आ जाए खुशदिल शाह पे। खुशदिल शाह आपको पता बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। ये वनडे का टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आप BPL की अपना उसके ऊपर देख के तो आप खुशदिल शाह को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो तौबा है भाई। मुझे समझ में नहीं आई कि आखिरकार फिर आपने अपना जो एक प्लान है वो बनाया हुआ क्या है। यहाँ पर खुशदिल शाह आप फिर एक ऑब्जेक्शन देते हो कि जी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, यहाँ पर वो बॉल भी अपना थोड़ा बहुत हमें फायदा दे जाएगा, तो इससे तो बहुत बेहतर था। इफ्तिखार अहमद की बात करूं, कम से कम उसने आपको एक सीरीज उसकी खराब दी है, बाकी सीरीज के अंदर तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करता हुआ है। तीसरा अगर आप फ़हीम अशरफ पे आ जाए, मैं फ़हीम अशरफ की ही, अब फ़हीम की ही मैं बात करने लगी थी, आपने मेरे मुंह से बात छीनी कि फ़हीम अशरफ हों या जो खुशदिल खान हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है? कोई एक मैच जो आपको याद हो जो उन्होंने जितवाया हो? बल्कि एक और नाम जो मुझे याद आया, कामरान गुलाम, जिन्होंने एक्चुअली परफॉर्म किया, जिन्होंने एक्चुअली खेला लास्ट 3 मैचेस में, जिन्होंने परफॉर्म किया, वो भी गायब हैं। उनको वो क्या रजिस्टर्ड नहीं हो सके? मतलब ये हो क्या रहा है? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि अगर आप बात करें फ़हीम अशरफ की, अगर इसके 20 मैचेस निकाल के देखें जब इसको टीम का हिस्सा था, इससे मैं पहले की बात कर रहा हूँ, बैटिंग एवरेज 10 के करीब थी, बॉलिंग भी उनकी कोई इतनी एज सच अपना इंप्रेसिव नहीं थी। आपको पता है फ़हीम को इसलिए टीम के अंदर निकाला गया था, रखा गया था कि यार फ़हीम अशरफ का ऐसा ऑलराउंडर होता है, ऑलराउंडर जो है वो पाकिस्तान टीम को लेके चलते हैं। उसमें वो कामयाब नहीं हुए थे, चाहे वो लीग क्रिकेट की आप बात कर लें, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट की आप बात कर लें। लेकिन अचानक आप इतने अरसे के बाद एकदम आप जम मारते हो। आपने फिर बात होती है कि जी इमामुल हक को आप इसलिए नहीं खिला रहे क्योंकि मैं खुद कहता हूँ एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत बड़ा गैप है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट के उस सेंस में नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत बड़ा आपने गैप दिया है। इरफान न्याजी, आपके पास इतना जबरदस्त एक गन फील्डर मौजूद है, बैट्समैन मौजूद है। जब वो नया टीम में आया था, मैं खुद कहता था कि यार शायद जल्दी तो नहीं पाकिस्तान टीम ने कर दी, लेकिन जैसे जैसे उसके आप मैचेस देखो, स्लो एंड स्टडी, उसने अपने आप को परफॉर्म करके दिया है। यार इतना वो लड़का जबरदस्त था, सेटअप आपका अच्छा चल रहा था। आपने ऑस्ट्रेलिया को भी मारा, ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका मारा, आपने सारा का सारा सेटअप उठा के चेंज कर दिया।
फहीम अशरफ से तो बेहतर आमिर जमाल आपके पास है। आपके पास वो 140 क्लिक गेंद भी करवा लेता है, बैटिंग के अंदर भी आपको वो स्ट्राइक दे देता है। मुझे नहीं समझ में आखिर जो इतनी जल्दी फिर समझ में इस चीज की आ रही है कि क्या कहीं से प्रेशर था या क्या मामला थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने इतना अपना नहीं गवारा किया कि हम लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लें अपना जो टीम को लेके। आपको पता प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज पे नहीं हुई। शायद मुझे लगता है फहीम अशरफ वाला मामला जो उनसे वो ज्यादा देर लटका रहा था, लेकिन अगर यही सूरत हाल ही देखें ऐसा पाकिस्तानी, ऑब्वियसली मैं भी चाहूंगा कि यार अल्लाह करे परफॉर्म करें, ये जीते इस टूर्नामेंट को। लेकिन देखें जो डोमेस्टिक का लड़का है जो परफॉर्म कर रहा है, जो बेचारा 2-2 साल मार खा के ऊपर बैठा होता है, जिसको पता होता है कि यार मैं कल कोई पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो सकता हूँ, आप उसको क्या अपना एक दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भाई परफॉर्म करो, जो भी करो, आप नहीं होगे। जो हालात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम की, तो ये लिटरली बहुत बुरे हालात है। फिर ओवेस फर्ज कीजिए कि 19 फरवरी आ गया है, पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलने जा रही है न्यूजीलैंड से। सो व्हाट्स गोइंग टू बी योर प्रोबेबल 11 इन तमाम तर, अलॉन्ग विद तैयब ताहिर, उसका तो नाम लेना हम भूल ही गए, तो अलॉन्ग विद ऑल दिस थिंग हम चलें। अब हमारे पास एक चीज़ आ गई है, हु विल यू पुट इन फॉर द फर्स्ट टाकरा? देखिए सबसे अगर चले आप एक कॉम्बिनेशन की बात करें तो अच्छी बात है कि फखर आपके पास वापस आ रहे हैं। बाबर आजम के साथ खबरें चल रही हैं कि शायद बाबर आजम को ओपन करवाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है बाबर वो प्लेयर हैं जो कि जब फील्ड खुली है तो थोड़ा सा उनको इशू होता है स्कोर करते हुए। फील्ड इंटैक्ट हो तो ज़्यादा नज़दीक अपना आपको पता है बाउंड्रीज वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि प्लेयर उस किस्म का एक डायनामिक प्लेयर है। उसके बाद आपके पास रिजवान मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं, कामरान गुलाम भी हैं। अब यही मसला है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप उस्मान खान को भी डालते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप उसको खिलाएंगे, लेकिन फ़हीम अशरफ हैं, खुशदिल शाह हैं, फिर तैयब ताहिर हैं, तो तैयब ताहिर का फिर पाकिस्तान टीम में क्या काम है? वो तो लड़का बेचारा परफॉर्म करता है डोमेस्टिक के अंदर, पाकिस्तान टीम के लिए भी उसने परफॉर्म किया है। आप एकदम जो नई एंट्रियां आपने डाली हैं, तो ये मिडिल ऑर्डर आपका किस किस्म का होगा ये तो थिंक टैंक ही बता सकता है। फिर साउथ शकील की आप बात करना भूल गए। साउथ शकील को आपने ऐसा वाइस कैप्टन भी आपके जेहन में आता था, क्योंकि एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर उसने टेस्ट में भी आपको परफॉर्म करके दिया, लेकिन जब आप ओडीआई क्रिकेट की बात करते हैं तो साउथ शकील ने इससे पहले ओडीआई क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेली। वो भी जिस पोजीशन पे आप उनको ला के खिला रहे हैं, फिर जस्टिफिकेशन आप मानते हैं जी परफॉर्म करके दें, इतने बड़े टूर्नामेंट की बात करते हैं। आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जा रहे हैं टीम के अंदर जो कि इब्रार है, बाकी आप दूसरी टीमों को देखें 4-4 स्पिनर्स के साथ एंट्री कर रही हैं। मुझे ये थिंक टैंक समझ में नहीं आई। फास्ट बॉलर्स की बात करें, ऑब्वियसली आपके शाहीन खेलेंगे, नसीम खेलेंगे, आपके हारिस रऊफ है, हसनैन का थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है, लेकिन नसीम शाह की आपको पता है इस वक्त पेस डिप की है, उसका फिटनेस का इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं। चैलेंजिंग पोजीशन जरूर है पाकिस्तान के लिए प्लेइंग 11 की, लेकिन एक अच्छी बात होगी कि आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जी अवैस आपने अभी फिटनेस की बात की कि तो फिटनेस उस्मान खान की कैसी है? आपको उस्मान खान की फिटनेस उस लेवल की लगती है कि हम उनको इस टीम का पार्ट बना लें, अच्छा परफॉर्म करेंगे वो? देखिए उस्मान खान आपके पास ऐसा बैकअप विकेट कीपर इस वक्त मौजूद। अगर फिटनेस लेवल की बात करूं तो विकेट कीपिंग में मैंने कहा ना, क्योंकि मैं इसलिए कंपेयर हारिस को कर रहा था उसके साथ कि मुझे आज सच वो कोई इंप्रेसिव नजर नहीं आपको आए। हारिस अगर आप देखें तो एक तो एथलेटिक आपको नजर आता है, फिर दूसरा मुझे आपको याद हो जब वर्ल्ड कप के अंदर हमने फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसने आपको परफॉर्म करके दोनों क्रंच मैचेस के अंदर दिया था। जब आपको पता है प्रेशर होता है लड़के के ऊपर, इतने क्रंच मैच के अंदर आप किसी को आप लेके वापस आते हो, तो उसने फिर 150-160 स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करके दिया था आपको। तो मुझे नहीं लगता कि उस्मान खान आई डोंट नो कि आखिर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में या वो कौन सी गिदड़ सिंगी लेके आए हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना कायल किया हुआ कि भाई हाउ डज द लिस्ट गोज देन? फखर, बाबर, वन डाउन पे आर वी प्लेसिंग उस्मान और रिजवान? किसको हम वन डाउन पे प्लेस कर रहे हैं? देखिए अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें रिजवान होंगे, बल्कि सॉरी कामरान गुलाम होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप उस्मान खान की जगह नहीं बनती ना। मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला आपका क्या आएगा, अगर आप 3 प्लेयर्स को उठा के देख लें, आप उस्मान खान को देख लें, आप तैयब ताहिर को देख लें, आप फिर देख लें अपना खुशदिल शाह को देख लें, मुझे समझ में नहीं आ रही आखिर आपने खिलाना किसको है कि तैयब ताहिर बेचारे का फिर रोल क्या होगा। ठीक है खुशदिल शाह को कैच मिल जाता है, खबरें आ रही थी कि उनको 7वें नंबर पे खिलाएंगे कि ऑलराउंडर है, बॉलिंग से भी आपको कहीं ना कहीं फायदा दे जाएगा। अगर थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं तो आपके पास इस वक्त मौजूद है तैयब ताहिर, जिसने आपको बड़े मैचेस के अंदर भी परफॉर्म करके दिया, डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, उसने परफॉर्म करके दिया। लेकिन जो कमी जो आपको महसूस होगी वो इरफान नियाजी की होगी। जिस तरीके से वो लड़का खेल रहा था, उसने अडेप्ट भी किया था कंडीशंस को, एग्रेसिव क्रिकेट भी खेलता हुआ है, उसकी जो कमी आपको महसूस होगी वो लिटरली आपको हर्ट करेगी। अच्छी बात है कि आप ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हैं, कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कर लेंगे। खबर ये भी आ रही थी कि ट्राई नेशन सीरीज में शायद उस्मान खान को भी कहीं ना कहीं चांस दिया जाए ओपन करने का। मैंने फिर कह रहा हूँ अल्लाह करे मैं गलत हूँ,
ये कॉम्बिनेशन आपका काम कर जाए, लेकिन ये डिजास्टर होगा अगर ये काम नहीं करता। एंड यू नो व्हाट ओवैस, ये एक टेस्टर, बहुत बड़ा टेस्टर भी होगा, क्योंकि इससे पहले जितना हमने वनडे खेला है उसमें साइम की परफॉर्मेंस की वजह से तो प्रेशर आया ही नहीं मिडिल ऑर्डर पे, लोअर मिडिल ऑर्डर पे। तो मतलब कि एक बहुत चैलेंजिंग ये टास्क होने जा रहा है फॉर द मिडिल ऑर्डर एंड फॉर द लोअर मिडिल ऑर्डर, क्योंकि बहुत अरसे बाद जो है वो उनका टेस्ट होने जा रहा है। साइम नहीं है, ऊपर से रन करने वाले, आई होप कि फ़खर एंड बाबर कैन स्कोर द थिंग, लेकिन अगर ऊपर से ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं उसके बाद तो फिर आपको मतलब कि नीचे फायर पावर जो है वो कोई नज़र नहीं आ रही है। फायर पावर खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ की सूरत में अगर तो नज़र आई है तो पीसीबी को आई है, बाकी तो किसी को नज़र नहीं आई। देखिए मसला सबसे बड़ा ये है ना, मैंने कहा ना कि जिस वक्त आप बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम की तैयारी की 5 से 6 महीने पहले हमने अनफॉर्चुनेटली हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। हमें पता था कि साइम परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको ऑल्टरनेट तैयार नहीं किया कि खुदा ना खास्ता अगर कोई आपके पास बैट टच आता है तो आपको ऑल्टरनेट क्या होगा यहाँ पर लड़का। थोड़ा सा हमें भी एक समझनी पड़ेगी। आपने ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज जीती, आपने साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, आपके लड़कों ने वहाँ पर बॉलर्स ने परफॉर्म करके दिए, 140 पे आउट करके दिया लड़कों को। लेट्स बी फ्रैंक, देखें दिस इज चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ पर बड़ी टीम्स खेलेंगी, बड़ी टीम्स कम्पीट करेंगे आपके साथ। क्या आपकी टीम में इतना दमखम है कि अगर दूसरी टीम 300 350 स्कोर करती, क्या वो चेस कर सके? और उसमें अवेस वी हैव गॉट जस्ट 1 मिनट, लो उसमें आप थोड़ा उसको समराइज कर ले। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की स्क्वायर्स पे एक जिप होता है, बाइट होता है, वो जिप आई थिंक चले मेरे ख्याल से इस अवेस जो है उन्होंने भी फैसला कर लिया आज के सेशन से रिटायर होने का, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया तो हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ बड़ा ही शानदार हुआ होगा। वेदर अपडेट्स बताते हैं ताकि आपका मूड मज़ीद अच्छा हो जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर हल्की बारिश एक्सपेक्टेड है और बर्फबारी की भी पेशन गोई की गई है। इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। अगर अहम शहरों की दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज बरकरार रहेगा, मतलब ओवरऑल मौसम बड़ा अच्छा रहेगा। टेम्परेचर की अगर बात कर लें तो कराची शहर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 10 और मैक्सिमम जाएगा 27। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बादल भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेकर चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब। तो क्वेटा में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है -5 और मैक्सिमम जाएगा 9। लेकिन सूरज चमकता रहेगा, लेकिन गर्मी नहीं होगी, मौसम ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। अब मुल्तान की बात कर लेते हैं। मुल्तान में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्री तक और यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। जबकि लाहौर में भी बादलों का राज रहेगा और बादलों के साथ साथ जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्री तक बादल रहेंगे साथ साथ। जबकि शहर इक़्तिदार में यानी कि इस्लामाबाद में भी आज बादल रहेंगे थोड़े थोड़े और दर्जे हरारत जो मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्री तक। लेकर चलते हैं आपको पेशावर के मौसम की तरफ। तो पेशावर में सर्द हवाओं के साथ साथ जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 20 डिग्री तक। फिर बात करेंगे हम फैसलाबाद की। तो फैसलाबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्री तक। उसके बाद हम देख लेते हैं ओवरऑल मौसम। तो ओवरऑल मौसम फैसलाबाद में होगा स्काई क्लियर होगा, 23 डिग्रीज मैक्सिमम जाएगा और मिनिमम होगा 6 डिग्रीज तक। जबकि डिया खान में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है 7 और मैक्सिमम होगा 21, पार्टली क्लाउडी रहेगा। जबकि गवादर में स्काई क्लियर रहने के चांसेस हैं, मिनिमम टेम्परेचर होगा 13, मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्रीज तक। उसके बाद बात कर लेते हैं मरी की। तो मरी में जनाब पार्टली क्लाउडी है, मौसम खुशगवार रहने की तवक्को, मिनिमम होगा 1 और जाएगा मैक्सिमम 10 डिग्री तक। उसके बाद मुजफ्फराबाद में बारिश एक्सपेक्टेड है और बारिश के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 2 और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्री तक। उसके बाद स्कर्दू में आ जाते हैं जनाब, तो टेम्परेचर होगा जनाब 0 और उसके बाद जाएगा -7 तक। सो ये थी आज की प्रॉपर वेदर अपडेट्स। अब प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जाने बढ़ते हैं। फैसल, ओवर टू यू।
चलिए सोनिया, थैंक यू सो मच। आप हमें मौसम के हवाले बता रही थी। मौसम से हम मज़ीद भी अपनी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। और कल हमने कराची की बात की थी और आपने कराची के तमाम तर मामला बताए थे। आज हम ज़रा आगाज़ कर लेते हैं कोयटा और बलूचिस्तान से। वेदर कैसा रहेगा वहाँ पे? और इस बार सर्दियों की बारिश जैसे हमने देखा कि ओवरऑल मुल्क में कम रही है, तो कोयटा में भी कम रही है या फिर वहाँ पे उतनी ही बारिश रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अब कम रही है, बिल्कुल कोयटा में भी खासी कम हुई है, सभी जगहों पर कम हुई है। यानी इसीलिए तो आपकी नज़र से शायद गुजरा हो जो माइल्ड की सी जो है ना ड्राउट एडवाइजरी इशू की हुई है पीएमडी ने कि ओवरऑल पूरे मुल्क में बहुत कम बारिशें हुई हैं दिसंबर से अनवर्ड। यानी पिछले दोनों महीनों में तो मेरे ख्याल में माइनस, अभी आज हमारी रिपोर्ट आएगी मंथली तो उसमें मेंशन होगा कि -58% इस तरह से कोई फिगर है ऑल ओवर द कंट्री। तो उसमें रीजनली भी ऐसे ही है कि बलूचिस्तान में भी कम, सिंध में तो बहुत ही कम, सिंध में तो -98% है मेरे ख्याल में। और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी मतलब 90% से कम बारिशें हुई हैं जो एवरेज हुआ करती है। और उससे और आप अगर दिसंबर से पीछे जाएं तो अक्टूबर नवंबर में इवन सितंबर से कोई ख़ास खातिर ख्वाह को बड़ा स्पेल बारिश का नहीं हुआ कहीं भी। तो इसलिए पिछले 4-5 महीनों की मिलाएं अगर आप फिगर तो ये -60 to -65% बन जाती है, या कुछ एरियाज़ में उससे भी ज़्यादा है। तो इतनी कम बारिशें हैं, ज़ाहिर है हर जगह में तो खुश्कसाली की सी कैफियत है। जी, तो सरदार साहब वैसे ये एक अलर्ट भी जारी हुआ है कि ये साल जो है वो ड्रॉट का साल हो सकता है, साल 2025। इसका मतलब यह है कि गर्मियाँ भी एक्सपेक्टेड जो हैं वो पहले आ जाएंगी और वील बी फेसिंग अ हार्श ईयर दिस ईयर। देखिए उस बारे में कोई हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आपको पता है कि जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं ना, जैसे ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उसमें साउथ पंजाब आ जाता है, फिर पूरा सिंध आ जाता है, तो ये सब मानसून की बारिशों पे डिपेंडेंट होते हैं खास ही। अब अगर इन केस मानसून की बारिशें कम हो जाती हैं तो फिर ये ड्राउट सिचुएशन मज़ीद वो कर सकती है, एग्रवेट हो सकती है। और ज़ाहिर है कि अगर कम बारिशें होती हैं, जैसे इम्कान ये दिखाई दे रहा है जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है कि अप्रैल या मई तक खासी कम बारिशें हैं और जून के बाद फिर सूरत हाल देखने पड़ेगी। बस क्या उसकी पिक्चर जो वाज़ेह होगी वो मार्च में जाकर होगी। तो इसलिए ज़ाहिर है अगर कम बारिशें होती हैं, क्लाउड्स कम आते हैं, उस तरह से मतलब मौसम उस तरह से रहता है, बिल्कुल ड्राई रहता है, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ थे और मौसम के हवाले से बता रहे थे। आगे बढ़ने से पहले हम सबको पता है हमारे दिल की आवाज़ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर ISPR का नया नगमा जारी हो चुका है। पूरा पाकिस्तान कश्मीर के गयूर और दलेर अवाम के साथ खड़ा है। गीत में कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया है। बिल्कुल, तेरे साथ कश्मीर पूरा पाकिस्तान, तो क्या पूरी दुनिया खड़ी है। जहाँ जहाँ दुनिया के जिस जिस कोने में इंसान को इंसान समझा जाता है, इंसान के हुकूक़ को समझा जाता है, जुल्म को जुल्म कहा जाता है और जुल्म को जुल्म समझा जाता है, वहाँ वहाँ कश्मीर के साथ हैं लोग। और वक्त अब यकीनन आ चुका है इस चीज़ का कि दुनिया पे भी ये राज अफशा हो जाए कि अपने आप को इस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और दुनिया को सबसे बड़ी सेक्युलर कौम कहलाने वाले भारत जो है उसका पर्दा वैसे ही फाश होता रहता है, चाक होता रहता है। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि कश्मीरियों का काफ़ी खून बह चुका है, उनकी जो सब्र है उसका पैमाना लबरेज़ हो चुका है। और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का बच्चा हर दिन ना सिर्फ ये कि कल के दिन यानी कि कल 5 फरवरी जो है वो कश्मीर डे के मुनासबत से मनाया जाएगा, सिर्फ कल के नहीं, रोज़ाना के बुनियाद पे हमारे दिल हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ना हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तरक्की नहीं हो रही है, झूठ कहते हैं हम कि हमारा तरक्की नहीं हो रही है। आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं और हम दिखाते हैं कि जहाँ दुनिया जो है वो ओवरहेड ब्रिजेस बनाती है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकें, वहीं हमने एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई है। दिखाएँ सर, दिखाएँ, वीडियो दिखाएँ। ये देखें, देखा आपने, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह, ये टेक्नोलॉजी है। ये भाई अंदर बैठे और उसके बाद 3, 2, 1 श्यू, और उसने अल्लाह हाफिज़ भी कर दिया है। अब बताएं इससे बेहतर टेक्नोलॉजी आपको कहीं मिलेगी? सस्ता और टिकाऊ काम, और क्या सस्ता और टिकाऊ। और लेकिन चलें, वी डोंट, एक डिस्क्लेमर, वी डोंट एनकरेज दिस। पहली बात यह कि डोंट ट्राई दिस एट होम।
वेरी डेंजरस। और ये चीज़ इस चीज़ की गम्माजी करता है कि पाकिस्तान के दूर दराज जो गांव हैं, आपको याद होगा वो जो डोली लिफ्ट थी जो कि पटग्राम में फंस गई थी बीच में, जिसमें बच्चे फंस गए थे, यू नो व्हाट, वो आज भी उस एरिया में और जैसे कई एरियाज में उसी तरह की लिफ्ट ऑपरेट कर रही हैं to this day as we are talking. Yes. चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल से। अब ब्रेक मुझे क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो रही, मेरा दिल धड़क रहा है सब बातें सुन के। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। पुदीना का ड्रिंक मंगाएं, डाइजेस्ट नहीं हो रही। मिंट मार्गरेटा, आई नीड मिंट मार्गरेटा। Oh, लेट्स टेक अ ब्रेक प्लीज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन और उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अब तो बड़ा ही ज़बरदस्त और बेहतरीन हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ना आज 2 वीडियोस दिखानी हैं। इन 2 वीडियोस में बहुत कुछ है सोनिया। इसमें फ़न एलिमेंट भी है, लेकिन इसमें वहीं पे एक अफसरशाही, एक का गुरूर, घमंड, तकब्बुर और मैं तो कहूँगा कि नाअहली भी है। ये 2 शहर हैं हमारे, एक पिंडी इस्लामाबाद से एक वीडियो है और एक जो वीडियो है वो है सादकाबाद से। तो पहले हम किसकी चलाएं? मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप जो बताएंगी आप वो वीडियो हम बता देंगे। नहीं, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद की चलें जी, कैपिटल सिटी जा रही हैं क्योंकि इनका खुद भी ताल्लुक वहीं से है, तो इस्लामाबाद की आपको वीडियो दिखाते हैं। पहले दिखाएं फिर इस पर ज़रा कमेंट करते हैं। तो इसकी इन साहब की 2 बहुत अहम बातें हैं। पहली बात यह है कि रोड के बीच में जूते मारूंगा और दूसरी मैं घर भी मस्मार करूंगा। अब ये क्राइम क्या है? क्राइम ये है कि अगर पतंग उड़ाते हुए पकड़ा गया, ये एक बिल्कुल अलग डिस्कशन है। उस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही, मेरा जो ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि पतंगबाजी पूरी दुनिया में होती है, हम इसके लिए अलहदा से जगह क्यों नहीं मख्तस कर लेते? वो तो हमने आज तक की नहीं, हमने उस पर पाबंदी भी लगा दी। ठीक है, जान जाती लोगों की, ये भी काफ़ी फेले नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद आलिजा खान, उनसे बात कर लेते हैं। आलिजा, ये जो साहब हैं, ये जो फरमा रहे थे, कानून क्या कहता है? बिल्कुल ठीक है कि पतंगबाजी गलत है और जहाँ तक पर्चा देने वाली बात है किसी भी बच्चे के वालिदैन पे, हो सकता है उस हद तक वो भी ठीक हो, लेकिन सड़क के बीच में जूता मारना और घर भी मस्मार कर देना, कानून इसकी इजाज़त देता है क्या? देखिए शुएब, कल एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद शुएब ने हमसे गुफ्तगू की है, सहाफ़ियों से उनका इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने हाल ही में अपने ओहदे का चार्ज संभाला है और उनके सामने सहाफ़ी सरापा एहतजाज थे और हमने उनके सामने ये मामला रखा कि पुलिस, जिसके ऊपर आवाम को यकीन होना चाहिए, जो पुलिस से अपने आप को रिलेट कर सके, ये हम में से ही लोग हैं। और जब पुलिस एहलकार इस तरह की बातें करेंगे और ख़ास तौर पर थाना सेक्रेटेरिएट का SHO इस तरह का ऐलान करेगा जिसमें रऊनत है, लहजे में तलखी है और अपने जो उसकी डोमेन है उससे बढ़ के वो बातें कर रहे हैं कि हम घर भी मस्मार करेंगे, हम छितर भी मारेंगे, तो इसके ऊपर हमने सवाल किया कि क्या कानून इजाज़त देता है कि पतंग उड़ाने पर घर मस्मार किया जाए। तो इसके ऊपर SSP का कहना था कि हमारी पतंगबाजी के ऊपर नो टॉलरेंस है और ये क्योंकि खूनी डोर इस्तेमाल करते हैं, शीशे की डोर है, धात भी इस्तेमाल होती है, तो उस बच्चे का, उस वालिद का कर्द देखें जिसका वालिद उसके गला कट जाता है और उस सामने मर जाता है, या उसका बच्चा मर जाता है तो वालिद उसको देख रहा होता है। तो हमने कहा ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन क्या इसका ये वे ऑफ इंटरेक्शन ठीक था? तो उसके ऊपर उनका कहना था कि उसकी इंटेंशंस ये नहीं थी। हमने कहा सर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, आप उसको भी देखें ना कि रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने हज़ारों जुराइम पेशा अफराद से डील करना होता है, तो लहजे में तलखी आ जाती है। गो कि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, हमने उसको शो कॉज नोटिस जारी किया है और इदारा जाती कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू कर दी है। तो हमने उनको ये कहा कि सर अगर आप लोग वहाँ मौजूद थे सारे साफ़ी ना, आप लोगों ने पूछा, किसी ने ये पूछा कि बजाय इसके कि वो ये अफसर साहब आएँ और वो ये धमकी दें कि मैं जूते मारूंगा सड़क के बीच में, दिस इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट, दिस इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट। अपनी एनर्जियां वो इस चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते? उनको पता होगा पिंडी इस्लामाबाद में किस जगह पे ये कातिल डोरें बनती हैं, कौन बनाता है, कितनी बनाता है, कहाँ से, अगर तो पिंडी इस्लामाबाद में नहीं बनती तो कहाँ से आती हैं। रादर देन हैविंग अ क्रैकडाउन ओवर देयर, इन्होंने इस चीज़ में आफियत जानी कि वो रोड के बीच में जूते मारेंगे और घर भी मस्मार करेंगे।
देखिए, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक मैसिव क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है और कल तकरीबन 50,000 के करीब पतंगें उन्होंने हमारे सामने पेश भी की, जो शहजाद टाउन के इलाके में, कुराल के इलाके में, बारको के इलाके में और तरावड़ी के इलाके में उन्होंने ऑपरेशंस किए। वहाँ से उन्होंने बाजियाब करी, वहाँ पर चरखरी और पिन्ने भी उन्होंने बाजियाब करवा के रखे गए। और हमने उनको कहा कि आप इस तरह की दावे करने के बजाय, ब्लेटेंट स्टेटमेंट्स देने के बजाय एक्शन लें उनके खिलाफ। जो ये बनाते हैं, जो यहाँ पर गोदाम बने हुए हैं, लोग वहाँ से जाके लेते हैं, चोरी छुपे यहाँ पर बेची जा रही हैं, तो उनका ये कहना था कि हम वो भी कर रहे हैं। लेकिन हमने फोकस इस पर रखा कि सर, अगर आप कोई ऐसा इकदाम उठाते भी हैं, वो इस तरह के इकदाम की वजह से जो SHO ने किया है वो लोग उसकी तारीफ़ ही नहीं करते, सिताइश ही नहीं करते। और आपने कोई अच्छा काम भी करना है, अगर वो गलत तरीके से करेंगे तो लोग उसके ऊपर आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। तो इस हवाले से इमेज बिल्डिंग पर काम करें, अपने SHOs के, अपने एहलकारों की ट्रेनिंग करें कि उन्होंने लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्शन करना है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम इनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करवाने के इंतजाम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह के इकदाम ना हो, और अगर कोई ऐसी दोबारा स्टेटमेंट देगा तो उसके खिलाफ भी तारा जाती कार्रवाई की जाएगी। जी, थैंक यू सो मच। आप अपडेट कर रहे थे हमें। आपको पता है, जैसे आप 2 वीडियोज़ हैं, एक इस्लामाबाद से है तो दूसरी जो है वो सादिकाबाद से है। सादिकाबाद में तजावुज़ात की आड़ में शहरियों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने वाले म्यूनसिपल अमले के खिलाफ इंतजामिया क्या एक्शन ले रही है, जरा जानते हैं। सादिकाबाद में नुमाइंदा बोल न्यूज़ नज़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये पहले वीडियो भी दिखा दें वीडियो लोगों भी को साथ कि ये हो क्या रहा है। ये कैंडी क्रश जो खेल रहे हैं जनाब DC साहब हैं ये, और ये वहाँ पे गाड़ी, उनका अमला जो है ये गुस्से में मैं पता नहीं क्या, शायद घर से गुस्से में निकले थे ये, और उन्होंने फैसला किया कि जी आज मैंने किसी की गाड़ी नहीं छोड़नी है। एक और जिस तरह पतंगबाजी एक मेनेस बना हुआ है सोसाइटी के लिए, उसी तरह मेनेस बनी हुई है ये रॉन्ग पार्किंग भी। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है ना फैसल, लेकिन ये जो छोटी छोटी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खड़ी हैं, गरीब बंदे की मोटरसाइकिल तो इतनी साइज की होती है, लेकिन इन्होंने इस पे देखें, नहीं सोनिया देखें, इसमें उन्होंने तफरीक नहीं की है। चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, हर गाड़ी के टायर उन्होंने पंचर किए। अपने अमले से उन्होंने वो सुइयां लेके और रक्षे वाले को भी नहीं छोड़ा। तो सोचे, एग्जैक्टली मैं आपसे यही तो कह रही हूं, सोचे वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल का एक्शन चलाया गया है। एग्जैक्टली। तो इस पे नज़र अब्बास हैं हमारे नुमाइंदे सादिकाबाद से। किसी की नज़र पड़ी इस मामले पे, किसी ने नज़र करम की और इनसे बाज पुरस की कि भाईजान ये कौन सा तरीका है? जी बिल्कुल, पंजाब भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी तरह रहीम खां की तहसील सादिकाबाद में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। इस ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद राशिद इकबाल ने बल्दिया के अमले को हुक्म दिया कि सड़क किनारे जितने भी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, इनके टायर जो है वो पंक्चर किए जाएं, जिस पर ना सिर्फ बल्दिया का अमला बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो एहलकार होते हैं, बल्दिया के अमले के साथ मिलकर लोहे के एक तेज़दार आले से जो है वो गाड़ियों के टायर जो है पंक्चर किए गए, मोटरसाइकिलों के टायर जो है वो पंक्चर किए गए, जिसकी वजह से गाड़ी और मोटरसाइकिलों के टायर जो है वो नाकारा हो गए। शहरियों ने अपना गम और गुस्सा जो है वो सोशल मीडिया पर असिस्टेंट कमिश्नर की इस कार्रवाई को वायरल करके निकाला, जिस पर DC रहीम खां खुर्रम परवेज़ ने बजाय असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने के एक बल्दिया के छोटे एहलकार को जो है वो मुअत्तल किया है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। जी चलें नज़र, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देख लिया, मेरे ख्याल से ये अफसरशाही का घमंड है और कुछ भी नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी का, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आप डेली बेसिस पर जब इतनी नेगेटिविटी और शोर शराबा करते हैं, दोनों तरफ से, डेली बेसिस पर गलत पार्किंग हो रही है, डेली बेसिस पर अफसरान जो है वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दोनों जगह साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं भाई। आप अगर जाके चेक करवाएं तो इसमें हर्ज की बात नहीं है सोनिया, बट दैट डजंट अकाउंट्स कि आप इस तरह का काम करेंगे। आपने बीइंग अफसर, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, आपने इस मामले को इतना बढ़ने क्यों दिया कि आपको यहाँ पे ये जाके कार्रवाई करने की जरूरत थी? वो दोनों चीजें आप शुरू से ही, बिकॉज पार्किंग तजावुज़ात तो ये एक अहम मामला है, लेकिन इसको क्या इस तरह से टैकल करेंगे हम? कराची का भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप ओल्ड सिटी एरिया में चले जाएं, वहाँ पे लोगों के पास जगह नहीं होती ना गाड़ी खड़ी करने की। एक गाड़ी होती है, वो सबको पता है, और हम सारे जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा। एक गाड़ी घूमती सदर में और वो बाइकें उठा के फेंकती है, और फिर लोग जाते हैं और उसको सदर थाने से जो ट्रैफिक पुलिस का है वहाँ से वो अपनी पैसे दे के गाड़ी छुड़वाते हैं। चले जी आगे
आगे चलते हैं। एक बहुत अहम मामला है और सारिम का तो मामला हम डिस्कस करते ही रहे हैं। गुमशुदा बच्चे कराची में, अब एक और नया केस इसमें आ गया है और ये केस जो है वो अगेन कराची का ही है। गार्डन का ये इलाका है और गार्डन का जो इलाका है वहाँ पे 2 बच्चे जो हैं वो लापता हुए हैं 14 जनवरी से और 2 कमसिन बच्चे हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। इनको अभी तक पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लियारी नदी और अतराफ में खुदाई की है, सुराख रसा कुत्तों की मदद भी ली, जैसा आप फुटेज में देख सकते हैं। अभी तक सोनिया का कुछ पता नहीं चला है। बच्चे गए तो आखिर गए कहाँ? वाज़ेह है कि कराची में बच्चों के अगवा लापता होने के वाक़यात में पेश नज़र कराची के तमाम थानों में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा भी गया है कि बच्चों के लापता होने की सूरत में फ़ौरन मददगार 15 पर इत्तला दें। अच्छा, SSP सिटी आरिफ अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन बच्चे जो हैं वो फूल जैसे होते हैं, लेकिन खरोंच भी ज़रा सी आ जाए तो तकलीफ़ होती है वालिदैन को। यहाँ भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। सर, इस पर क्या अब तक पुलिस कर पाई है? इस हवाले से अगर आप हमें अपडेट कर सकें पहले तो। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत। आपने जैसा खुद अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पुलिस ने कोई भी ऐसे एफर्ट्स जो रह गए हों, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक ना किए हों। उसमें हमें जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और हमें अगर कोई ये भी कहता है ना कि मैंने बच्चों को नदी किनारे खेलते हुए देखा है और उसके बाद मुझे आवाज़ आई कि जी शोर हुआ कि जी बच्चे मिसिंग हैं, तो हमने अगेन उस पूरी नदी के जो वो एक बड़ा एक दलदल का एरिया है, वो वहाँ से वो सक्सेशन मशीन के थ्रू हमने उनको वाटर सक्सेशन किया। उसके बाद हमने उसको रेस्क्यू 1122 एडी इनके साथ हमने मिलकर ऑपरेशन भी किया और तकरीबन ये प्रोसीजर 3 दफ़ा हम कर चुके हैं। उसके अलावा एक और हमारे माइंड में ये चीज़ थी कि हम स्निपर डॉग्स के थ्रू हम इन बच्चों को सर्च करें, हमने वो भी किया। फिर हमारे एक जहन में ये चीज़ थी कि जो एम्प्टी हाउसेज हैं, लेबर एरियाज हैं, लेबर हाउसेज वगैरह हैं, मेन होल्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हमने वो तक चेक कर ली। अच्छा, ये तो हो गई वो सारी चीज़ें जो हम फील करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा हम CCTVs की तरफ अगर हम जाते तो हमने बहुत कोशिश की कि हमें कोई ऐसी सफिशिएंट कोई हमें CCTV हमें हासिल हो जाए जिसके थ्रू हमें हमारी इस केस में हमें हेल्प हो जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली उस पर भी हमें कोई कामयाबी इसलिए नहीं हो सकी कि वहाँ पर इतना ट्रेंड नहीं है, वहाँ लाइट नहीं होती है, थोड़ा सा स्लम एरिया है। तो अगर कहीं पर CCTV मिली है तो उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। एक वीडियो हमें ऐसी मिली CCTV जो कि एक क्लिनिक के बाहर लगी हुई थी, वहाँ पर जिन कपल को हम ढूंढ रहे थे कि एक बच्चे को कोई बाइक वाले लेके जा रहे, वो हमें सेकंड डे CCTV जो मिली थी। उसके बाद हमने वो CCTV जब फैमिली को दिखाई तो उन्होंने उसमें उनको बच्चों को अपने रिकॉग्नाइज किया कि हमारे बच्चे, मगर वो जो CCTV मिली उसमें वो बच्चे, वो टाइमिंग, वो सारी चीजें डिफरेंट थी। ये बताते हैं कि 1:30 बजे से लेके हमारे बच्चे मिसिंग हुए और वो कपल जो है, वो फैमिली जो है, वो बच्चों के साथ कोई 10:30 बजे से वहां पर एक क्लिनिक के बाहर बैठे क्लिनिक खुलने का इंतजार कर रहे हैं। फिर वो वीडियो जब हमने फैमिली को दिखाई तो जाहिर सी बात है वो बच्चे वो नहीं थे और हमारा जो पूरा जो एक 1 वीक जो हमारा उसके ऊपर हमने मेहनत की, जो हमारी टेक्निकल असिस्टेंस थी, वो सारी की सारी जो है वो यूजलेस हो गई। जी एस साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि चलें ठीक है, पुलिस बहुत सरगर्म है, काम कर रही है, तो जब ये सारिम वाला केस हुआ था उसके आसपास ही बैक टू बैक केसेस में इजाफा होना शुरू हो गया था और थैंक्स टू सोशल मीडिया के वालिदैन ने जब देखा कि सारिम का केस इतना हाईलाइट हुआ है तो आगे पीछे के भी जो बच्चे गुमशुदा थे, लापता थे, उनके वालिदैन ने भी आकर आवाज़ उठाई। तो जब इतने बैक टू बैक केसेस हो ही रहे थे तो उस वक्त पुलिस ने कोई एक्शन प्लान ऐसा बनाया था कि जी आगे कोई ऐसा खुदा ना ख्वास्ता कुछ ऐसा हो तो हम कुछ ये एक्शन करें और बच्चों को बाजियाब करवाएं या XYZ जो भी आपका प्लान हो? क्योंकि अगर ऐसा कुछ बना था तो अभी तक कुछ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 से 2 दिन गुजरते हैं और फिर एक न्यूज़ आती है कि फ़लाने इलाके से ये बच्चा गायब है और बच्चा ऐसा गायब है कि उसका नाम व निशान नहीं मिलता। टैंक, गटर, नदी, नाले, घर सब जगह छापे तो बच्चे क्या हवा में उड़ जाते हैं? कुछ आप लोगों ने एक्शन प्लान बनाया हो तो प्लीज़ हमें बताइए।
अच्छा देखें, जो आप बता रहे हैं ना कि ये आए दिन हमें ये रिपोर्ट हो रहे केसेस। जी। अच्छा, मैं आज आपके तवज्जो से एक चीज आपको मैं क्लियर करता हूँ कि सिंध पुलिस ने अपनी एक स्ट्रेटेजी को चेंज किया है। ये हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, इन्होंने, कि पहले भी बच्चे ऐसे ही गुम होते थे। सुबह गुम हुए, दोपहर में मिल गए, शाम में गुम हुए, रात में मिल गए। पुलिस, इलाके के लोग, घर वाले सारे मिलकर उनको ढूंढ लेते थे और सब हंसी खुशी रहने लगे वाली कहानी हो जाती। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि कोई भी केस होगा, चाहे वो मोटरसाइकिल थेफ्ट हो, चाहे वो स्नैचिंग का हो, चाहे वो हाउस रॉबरी हो, कोई भी जो केस रिपोर्ट होगा, उसकी हमें इंस्ट्रक्शन सीनियर्स की तरफ से मिल गई कि आप उस केस को रिपोर्ट करें, चाहे कंप्लेनेंट चाहे ना चाहे। हाँ, अगर कंप्लेनेंट लिख के देता है कि मैं ये कंप्लेंट अपनी रिपोर्ट नहीं कराना चाहता, केस रजिस्टर नहीं कराना चाहता, वो उसकी मर्जी है। अब जब ये सारी चीजें रिपोर्ट होना शुरू हो गई ना, तो ये हाईलाइट होना शुरू हो गई। आप ये ना समझें कि जी अब ये अगवा की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। मैं आपको बताऊं कि उसके बाद से कोई 3 ऐसे केसेस हुए मेरे एरिया में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्ची जो है वो घर से पैसे लेके निकली और उससे गुम हो गए पैसे। वो बच्ची डर के मारे किसी अपने सहेली के घर में जाके बैठ गई। हम उसको ढूंढते रहे, 4 घंटे के बाद वो बच्ची जो है उस घर से मिल गई। तो अब बात यही है कि आप उसकी केस की नौयत को अगर आप जाएंगे तो आप कहेंगे जी बच्चा किडनैप हो गया, जबकि वो 3-4 घंटे के बाद मिल गई। उसके बाद इसमें एसएसपी साहब बिल्कुल आपने ये बात ठीक की। अच्छा, अब नाउ मूविंग बैक टू द केस, हम दोबारा उसी केस की बात कर लेते हैं। तो हम अभी तक ये इस्टेब्लिश फिर नहीं कर पाए हैं कि ये बच्चे किडनैप हुए हैं या फिर नदी के किनारे खेलते हुए ये डूबे। अभी तक ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि मैं शायद आप ये समझ सकते हैं कि ये ऐसा एक, क्योंकि टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। आप जब किसी टेक्निकल असिस्टेंस के ऊपर जाते हैं ना, तो टेक्निकल असिस्टेंस कोई बहुत इजी वर्क नहीं है। उसमें टाइमिंग का बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कितने बज के कितने मिनट। अब इसके अंदर आप 2-3 दफा हमको टाइमिंग चेंज करनी पड़ी है। कभी हम 12 से 12:30 पे गए, कभी 12:30 से 1 पे गए, कभी हम 1 से 1:30 बजे पे गए। ये तमाम वो चीजें हैं जिसके ऊपर स्टिल हम वर्किंग कर रहे हैं। और आप इस बात का आप यकीन रखें कि पुलिस इस मामले में बिल्कुल रिलैक्स नहीं हुई है। जिस दिन से ये केस रिपोर्ट हुआ है उस दिन से लेके आज तक इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम चल रहा है। तकरीबन कोई मैं समझता हूँ कि 15-20 ग्रैंड ऑपरेशन हो चुके हैं, सर्च ऑपरेशन हो चुके हैं। हमारे तमाम सीनियर्स इसमें बड़े कंसर्न हैं। मुझसे हर 1-2 दिन में इसकी ऊपर डिस्कस की जाती है। आईजी साहब करते हैं, एडिशनल आईजी साहब करते हैं, डीआईजी साहब करते हैं। हम सारा दिन इसके ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं और रात देर तक हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी दुआ है, कोशिश है कि अल्लाह ताला उन बच्चों को, मैं नहीं चाहता हूँ, आप यकीन करें, मैं एक फादर होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता वो बच्चे किसी लियारी नदी से मिले, या मैं जिस वक्त मैं ढूंढ रहा होता हूँ मैं उस वक्त भी ये दुआ कर रहा होता हूँ कि अल्लाह करे कि ये बच्चे यहाँ से ना मिले, कहीं सही सलामत मिले इंशाअल्लाह। सर, ऐसे स्नाइपर डॉग्स वगैरह की भी मदद ली गई है सुराग लगाने के लिए ना। डॉग्स को वो स्मेल करवाते हैं बच्चों के कपड़े, तो ऐसे उनसे आपको कितनी मदद मिली? देखिए वही बात के जी प्लीज कंटिन्यू करें सर। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये एक अच्छा ऑप्शन था जिसको हमने अवेल किया और हम स्निफर डॉग्स को लेकर आए। और वो फिर यही बात है कि वो बच्चे जहां तक उनके फुट स्टेप्स थे वो वहां तक गया। वो एक कश्ती चौक है, उसके आगे से नदी भी शुरू हो जाती है। अब आया वो किसी नदी की तरफ उतरे या जहां से उनके स्टेप्स लिफ्ट हुए हैं, तो लाजमी सी बात है या फिर वो किसी बाइक पे गए हैं या किसी के साथ गए हैं वो, क्योंकि वो बच्चे मैं नहीं समझता कि वो बच्चे किडनैप हुए। वो किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ के गए हैं जो कि उनको जानते थे, जिससे वो मानूस थे, वो उसके साथ गए। क्योंकि एक उनकी अपनी फैमिली बता रही थी कि 2-3 दफा ऐसा भी हुआ है कि वो दोपहर में गए और शाम में आ गए। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता हूँ कि ये फैमिली जो है वो किसी के ऊपर, मगर मुझे दुख इस बात का होता है कि जिस दिन से ये वाकया हुआ है हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टर्स लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं, मस्जिद में ऐलान कराए हैं, सारी चीजें। मगर जिस दिन मैं लियारी नदी का सर्च ऑपरेशन कर रहा था उस वक्त भी छोटे छोटे बच्चे जो है वो उसी बिल्कुल किनारे पे थे। तो ये मैं यही आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा फैमिली से जो हैं, उनके पेरेंट्स हैं, कि प्लीज आप अपने बच्चों का ख्याल रखें।
पुलिस ने तो काम शुरू करना है उनके मिसिंग होने के बाद। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपनी नजरों में रखें। ठीक है, एसएसपी सिटी आरिफ असीस साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपसे बात कर रहे होंगे तो आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका होगा और हमके दोनों बच्चे जिंदा सलामत मिल जाए। जिस बात की निशानदेही कर रहे थे एसएसपी साहब, वो बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें भी वालिदैन की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लियारी नदी जिसकी बात कर रहे हैं, नॉट ओनली लियारी नदी, गुज्जर नाला, और ये बच्चे इसके ऊपर खेल रहे होते हैं जिस पे सवाल बहुत है, लेकिन इट डजंट टेक्स अवे फ्रॉम द थिंग कि हमारी जो पुलिसिंग की और इसकी जिम्मेदारियाँ उससे हम नज़र नहीं चुरा सकते। लेकिन एक चीज़ और, मुझे एक मेरे सवाल जहन में घूम रहा था, लेकिन टाइम शॉर्ट था, हम बात नहीं कर सके, लेकिन मैं इस तरह से ज़रूर कहना चाहूँगी, शायद मेरी बात से वो चीज़ समझ आ जाए। सीसीटीवी फुटेजेस का बार बार हर इदारा जिक्र कर रहा है कि हमारे यहाँ जो सीसीटीवी फुटेजेस इस वक्त लगे हुए हैं कराची शहर में, उनके जो विजन्स आते हैं निकल के बाद में वो क्लियर नहीं होते। तो भाई अगर आपको पता है कि वो कैमरास ख़राब हैं, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो उनको ठीक करवा लीजिए ताकि खुदा न खास्ता नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की वारदात या कार्रवाई होती है इसमें तो आपको वो कैमरा जो है वो साफ पिक्चर दिखा सके। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज दुनिया भर में वर्ल्ड फ्रेटर्निटी डे यानी भाईचारे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बाहमी एहतराम, रवादारी, अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देना है और इस साल इस दिन की थीम अफ़हाम व तफ़हीम का फ़रोग़ और इत्तेहाद की तरवीज है। एक माशरा के जो सब्र व तहम्मुल पे हो वो कैसे हम तश्कील दे सकते हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये दिन तो है आज, लेकिन माज़रत के साथ पाकिस्तान में सब्र व तहम्मुल ना होने के बराबर है, क्या वजूहात समझते हैं इसकी? देखिए, हमारी किस्मती है कि पिछले कुछ सालों में हम इतना पोलराइज्ड हुए हैं और इतना तकसीम दर तकसीम हो गए हैं। यानी किसी ने मिसाल दी कि हम फिरकों से फिरकियाँ बन गए हैं और हमारी तकसीम होने की बुनियादें इतनी ज़्यादा हैं। हम ज़ुबान के हवाले से कभी तकसीम हो जाते हैं, कभी हम सूबाई जो है इलाके के बुनियाद पे हम तकसीम हो जाते हैं, हम कल्चर की बुनियाद पे तकसीम हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सितम और जुल्म ये हुआ कि हम सियासी तौर पे इतना तकसीम हुए कि हमने तय कर लिया कि अगर हम ठीक हैं तो सारे गलत हैं। और जब हम कहें कि हम ठीक हैं और सारे गलत हैं, और उसके साथ जो नफरत है वो इतनी शिद्दत पे चली गई कि हमें कोई कबूल ही नहीं है, हमें सिर्फ लगता है कि हम ठीक हैं। ये तकसीम दर तकसीम होने के अमल में हमारा बड़ा नुकसान हो गया। हम एक 24-25 करोड़ आवाम का एक हजूम बन गए हैं। हमारी कोई सिमत नहीं है, हमारी डायरेक्शन नहीं है। अब इस अदम बर्दाश्त की सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे बड़े, जब बड़े को करूं तो कौमाज में करूंगा, हर फील्ड के बड़े, वो सियासत में बड़े हों, वो किसी भी फील्ड में चले जाइए, उन बड़ों में ही बर्दाश्त नहीं है। तो भाईचारा जो है नहीं है, तो छोटों ने तो बड़ों को देख के फॉलो करके चलना होता है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन कासिम साहब, आप खुद भी उस्ताद हैं, तो क्या आज के दौर में मुआशरे की बेहतरी के लिए हमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में नौजवानों की तरबियत के हवाले से आगाही प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है जिससे वो मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें? देखिए, जितनी मर्जी आप तरबियत कर लीजिए, जब तक कोई अच्छी मिसालें नहीं मिलती और अच्छी मिसालों को प्रमोट नहीं किया जाता, मसला हल नहीं होगा। बदकिस्मती से 3 घंटे के हीरो से हमारे बच्चे वाकिफ हैं। हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे जितनी कह लीजिए खराफात है उनसे वाकिफ हैं। हमारे बच्चे अच्छी मिसालों से वाकिफ नहीं हैं, क्योंकि अच्छी मिसालों को तो हम प्रमोट ही नहीं करते। आपका हमसाया मुल्क, जिसे आप दुश्मन मुल्क कहते हैं, वो तो अपने स्ट्रीट के हीरो पे मूवी बना रहा है, वो अपने क्रिकेटर पे मूवी बना रहा है, वो एक स्ट्रीट सिंगर चमकीला उस पे मूवी बना रहा है, वो रेस्क्यू करने वाला किसी माइन से एक पुलिस ऑफिसर 1982 में वाकया होता है, उस पे मूवी बना रहा है जी। वो एक नाबीना जो डिग्री लेके आखिरकार बिजनेसमैन बनता है, श्रीकांत, वो मूवी बना देता है। वो एक शख्स जिसकी बीवी पहाड़ से गिरती है पानी लेके जाने के लिए, दूसरे पहाड़ के दूसरी तरफ जा रही होती है, वो शख्स पहाड़ काटता है, मैन ऑफ माउंटेन मूवी बना देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपने हीरो के साथ हम अपने हीरो को मुताज़ा बना देते हैं बिल्कुल, और उसकी नीयत पे शक करते हैं। आप अपने 76 साल के हीरोज का हाल देख लीजिए, हमें लगता है कि हीरो है ही नहीं, जबकि जो हीरो थे उनको प्रमोट ही नहीं किया गया, उनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया,
इवन के बड़े बड़े नाम, डॉक्टर कदीर खान साहब जैसे नाम आखिरी दिनों में इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड थे, इंतहाई डिस्टर्ब थे कि वो एक्नॉलेजमेंट जो उन्हें मिलनी चाहिए वो ये सोसाइटी, समाज और स्टेट नहीं दे पाई। एक्नॉलेजमेंट होना बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कासिम अली शाह साहब हमारे साथ आप मौजूद है। चले अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वी हैव गॉट अ इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर यू। कहीं जाना नहीं, आपने हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। दो कतरे पिलाएं, माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में पोलियो से बचाव का मुहिम का आगाज हो चुका है। सिंध में 7 दिन में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कोयटा में इंसदाद पोलियो मुहिम को किया गया है मौखर और कल से बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। कहने की बात यह है कि हम हर 3 से 4 माह में इस तरह की वैक्सीनेशन की मुहिम देखते हैं कि दोबारा इसका आगाज़ हो रहा है। हम इस पे बात कर रहे होते हैं। देयर आर टेलीविजन एड्स रनिंग ऑल ओवर द मीडिया, रेडियो से लेके, टेलीविज़न से लेके टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, हर जगह हुकूमत से लेके प्राइवेट इदारों तक, हर कोई, स्कूल से लेके इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स तक, हर जगह यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही होती हैं। बट इसके बावजूद पिछले साल जो स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ केसेस हैं इतने ज़्यादा क्यों हुए हैं, तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर अतफाल डॉक्टर दुरैश शहबार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम इस पर कई मरतबा बात कर चुके हैं नॉन, लेकिन लास्ट ईयर 70 से ज़्यादा केसेस का रिपोर्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ख़बर है। व्हाट इज़ हम बात कर रहे हैं इस पर, वी आर टेलिंग द पीपल कि आप कीजिए कीजिए कीजिए। व्हाट इज़ द रीज़न कि ये केसेस इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं? हमारे रवैये हैं या फिर हमारी हुकूमती सतह पे कोई कमी है? बिकॉज मेरा नहीं ख्याल हुकूमती सतह पे, मैनेजरियल सतह पे कोई कमी आ रही है। देयर आर वैक्सीन्स कमिंग, स्कूल्स में और घर घर जाके हर जगह लग रही हैं। कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम रवैयों में। मुझे लगता है कि हमारे रवैये चेंज नहीं हो पाए। लास्ट ईयर भी देखें, जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त हमारे पास केसेस इतने नहीं थे। हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल जो था वो पॉजिटिव था। किसी भी मुल्क को पोलियो फ्री होने के लिए उसका इन्वायरमेंटल सैंपल और केसेस 3 ईयर्स तक नील होने चाहिए, तभी हम किसी मुल्क को पोलियो फ्री कहते हैं। इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक हैं, आपको पता है, जहाँ पे जो है वो पोलियो का हब है। उसके अलावा एक पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान। तो और हमारे यहाँ जो कोविड का दौर गुजरा था उसमें हमारी ट्रैवलिंग कम हो गई थी, तो हमारी केसेस और इन्वायरमेंटल सैंपल रिड्यूस हो गए थे। नकल मकानी जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड ऑफ वायरस कर रही होती है। उसमें बहुत से अडल्ट भी होते हैं जो लेके जा रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे भी आपने कहा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे अब तो हर तरह के लेवल पे अवेयरनेस होती है ना, और मेरे ख्याल से अब अप्रोच भी बहुत आसान है। हर इंसान के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया अप्रोच है। पहले कहते थे कि नहीं जा पा रहे कुछ एरियाज़ में, लेकिन लोगों के रवैयों में तब्दीली नहीं आ रही है। इस लास्ट ईयर जो हमारे पास केसेस हैं वो 71 केसेस हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। अगर आप किसी एक बच्चे को हैंडीकैप कर रहे हैं जो 5 साल से कम उम्र है, उसको तो अपना डिसीजन लेना नहीं आता ना। उसकी डिसीजन लेने वाले कौन है? वो केयर टेकर है, जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। उनको जो है वो वैक्सीनेशन करवानी ज़रूरी होती है। लास्ट टाइम भी जो हमारे पास जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए ना, इनमें सब वो हैं जिनको पोलियो के अलावा नॉर्मल वैक्सीनेशन भी नहीं मिले। यानी जो EPI के एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के तहत जो वैक्सीनेशंस मिलती हैं, बिल्कुल आप इस पर हमें भी बड़ा शॉकिंग है। इसलिए अब हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, कैचअप वैक्सीन प्रोग्राम। यानी वो बच्चे जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली, यानी हुकूमत की तरफ से जो फ्री वैक्सीन होती है ना, लोग वो भी नहीं करवा रहे होते। नहीं मिली या नहीं लगवाई और सिर्फ पोलियो नहीं, कोई भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे। इस अच्छा, अब इसमें ज़रा हम पॉपुलेशन डिवाइड कर लें कि अर्बन में है कि रूरल में ज़्यादा। आप समझ सकती हैं मेरे सवाल का कॉन्टेक्स्ट के मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे तालीम की या शऊर की कमी है, हम तो ये समझ रहे हैं कि शायद वहाँ से केसेस हों, बट नो, इस वक्त मिक्स केसेस हैं आपके पास, वो भी हैं। देखिए ना, कराची के अंदर से अगर केस निकल रहा है, सिंध में से निकल रहा है, तो ये तो सिंध का अगर कोई हम बिल्कुल रिमोट एरिया चले जाएं तो ठीक है, लेकिन इस वक्त तो आपको नॉर्मल एरिया से भी मिले ना। लास्ट टाइम जो एक हुआ था वो हमारे पास सेंट्रल कराची से निकला था, एक वेस्ट कराची से निकला था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अनअवेयर या अनएजुकेटेड लोग जो है वो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। बहुत से तबकात ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग मिथ जो हमारे यहाँ होता है कि वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे या वैक्सीनेशन के कोई अपने साइड इफेक्ट नहीं करवाएंगे। कम वालिदैन से बात की है कि उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ एम्बेडेड है कि वो अपने बच्चे की ज़िंदगी से खेल रही है। ज़िंदगी का मामला है ना, बच्चा ज़िंदगी बिल्कुल माजूर हो जाएगा। इसके लिए आप यकीन करें कि हम लोग जब स्कूल्स पे जाके, स्कूल्स के अंदर जाके डॉक्टर्स जो हमारे हैं सब जाके हम लोग काउंसलिंग, अब अपने स्कूल्स में जाके पेरेंट्स की काउंसलिंग शुरू की है। क्योंकि होता क्या है, पेरेंट्स के दिल में, बहुत से लोगों के जहन में ये भाम है कि वैक्सीन के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत सी वैक्सीन के सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स पेन होगा, फीवर होगा और दैट विल बी सेटल डाउन।
कुछ लोगों का ये कि वैक्सीन कराएंगे तो उसकी वजह से जो है वो आपकी जो है वो फर्टिलिटी को जो है वो हैम्पर करती है। तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही थी तो पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट कितना है? कोई डिक्रीज हुआ है? समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये तो वैक्सीनेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में लगाई गई होगी। दुनिया की आबादी कितनी? अब हम सबसे कहते हैं कि एक ही वैक्सीनेशन रूट है ना, वैक्सीनेशन कार्ड अगर आपको कंपेयर करना है वो उस वैक्सीनेशन कार्ड को कंपेयर कर लें, वर्ल्ड वाइड वही वैक्सीनेशन लगती है। आप देखें जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इवन टीबी BCG की वैक्सीनेशन नहीं होती है क्योंकि उन्होंने इरेडिकेट कर दिया है। पोलियो वहाँ नहीं लगती क्योंकि उन्होंने इरेडिकेट कर दिया है। और हम अभी तक उन बेसिक इम्यूनाइजेशन जो हर बच्चे का हक है हम वो इरेडिकेट ही नहीं कर पा रहे। So have we ever talked to those parents कि ये आज से तो वैक्सीन, डॉक्टर साहब कब से लग रही है वैक्सीन? 1978 में इम्प्लीमेंट हो गया था। से लग रही है। 1978 में इम्प्लीमेंट हुआ, 1980 से चलिए हम एक रफ लगा लेते हैं। 1977 में ट्रायल बेसिस पे हुआ तो 1978 से इम्प्लीमेंट एक्सपेंडिड चले ना, हम एक मोटा मोटी 80 से लगा लेते हैं। 80 से लेके 2025 हो गया तो तकरीबन 2 नस्लें तो हो गई। तो उनको जिनको उस वक्त लगी थी जाहिर सी बात है फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी भी औलादें हुई होंगी। तो ये सोचते नहीं है लोग कि अगर आप इस तरफ रेफ़र कर रहे हैं, हम खुल के बात करते हैं कि जी आपकी जो है वो आप आगे चल के आपकी फर्टिलिटी रेट पे मसला होगा, इस तरह की कोई चीज़ होगी। तो जिनको 80 में लगी, 90 में लगी, वो तो आज माँ बाप है, दादा को लगी है तभी तो आप मेरी बात में हम सबको याद होगा वैक्सीनेशंस लगी है ना हम लोगों के ज़माने में। इवन हमारे ज़माने में प्राइवेट वैक्सीनेशन ली थी लेकिन हमारे लिमिटेड वैक्सीन से आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन बड़ी लाजमी है। रिसर्च होती है, वायरल डिटेक्शन होती है, तो इस हिसाब से उसको इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम होता है। और ये हर वैक्सीन जो है ये आपके पास ट्रायल बेसिस पे, टेस्ट बेसिस पे आती है और उसके बाद एग्जीक्यूट होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान में नहीं बनी, दूसरे ममालिक से आई, तो भाई दूसरे ममालिक आपके मुल्क में आके क्या करेंगे? और आप वैक्सीन नहीं कराएंगे तो नुकसान किन का हो रहा है? देखिए आपने 71 बच्चों को हैंडीकैप करने का मतलब है 17 फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं। ठीक है, 70 फैमिली, एक बच्चे का हैंडीकैप होना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। हमारा मुआशरा वो मुआशरा नहीं है यहाँ पे, तो नॉर्मल लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, ना कि किसी हैंडीकैप को। और हमारे को ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है जो बच्चों को आगे जाके उनको हेल्प आउट करेंगे, उनके एजुकेशन में या किसी तरह से स्ट्रगल करना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो लोगों को खुद सोचना चाहिए कि वो वैक्सीन, बहुत से लोगों के जहन में ये भाव है कि फ्री की वैक्सीन दे रही हुकूमत अपनी सतह पे कुछ तो काम कर रही है ना। जो नहीं करी ठीक है वो हमारे नुकसान आते हैं, लेकिन जो फायदे मिल सकते हैं वो तो हमें लेने चाहिए ना। एंड इट्स फ्री। मुझे समझ में नहीं आता कि आपके डोर स्टेप्स पे, लाइक मैं अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करूं, हमारे यहाँ जो हमारा रीजन है गुलिस्तान जौहर का, वहाँ पे जो खातून आती है शी इज़ गिलगिती, ठीक है। सो वो अपना घर बार छोड़ के ना, आप सुनिए इस चीज़ को, अपना घर बार छोड़ के इतनी दूर से यहाँ पे वो अपने लिए आ रही हैं या उनको करोड़ों रुपया मिल रहा है? चले लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ना, करोड़ों रुपया मिल रहा है नहीं, उनकी ज़िंदगी स्टेक पे है। जितने वल्नरेबल हमारा पोलियो का स्टाफ है, भी कितने हुए जी जी, जितना वल्नरेबल हमारा, इसके बावजूद वो तमाम तर लोग काम कर रहे हैं। वो पुलिस का दस्ता जो उनके साथ होता है उन पे कितना अटैक हुआ है, वो उसके अलावा काम कर रहे हैं। इन सब को मिलू के इतनी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट मुहिम होती है, हम इसमें से क्या बात निकालते हैं? हमारी नस्ल ख़राब हो जाएगी। यानी मैं आपसे कहूँ फैसल, जैसे हम बैठे हैं तो लोगों को लगता है कि हम लोगों को भी शायद फंड्स मिल रहे हैं, लेकिन ये हम अपने तौर पे एक अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। चाहे आप हो चाहे मैं, जो पोलियो वर्कर्स उनको क्या मिलता है अलाउंस? मतलब कुछ भी नहीं मिलता है ना। और उसमें से जैसे हमने कहा, अगर किसी को आप फिजिकल अब्यूज भी करना गलत बात है, जिस तरह का रवैया लोग रखते हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं, लोग दरवाजे नहीं खोलते, दरवाजे बंद कर देते, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज उनके साथ यूज़ करते हैं। ये सही नहीं। अगर आप नहीं कराना ठीक है, अब तो ये कर दे कि पोलियो वर्कर्स भी आते हैं, बूथ कैंप्स भी लगते हैं, यूनियन काउंसिल के लेवल्स पे लगे, हॉस्पिटल्स में अब जब हम लोग ने जो वो पोलियो कैंप्स लगा दिए कि आप बूथ पे आके वहाँ से करवाएं, क्योंकि बहुत हर जगह अवेलेबल कर दिया आपने, आसान कर दिया। इसमें एक चीज़ मैं आखिर में, क्योंकि हम वी हैव गॉट शॉर्ट टाइम नाउ, कि बहुत सी माएँ जो हैं वो कहती हैं हमारे स्कूल में बच्चों को मिल गई, फिर वो अंगूठा दिखा देती हैं कि ये देखें। तो कितने तवातुर से या कितने टाइम ड्यूरेशन से बच्चों को पीना चाहिए? देखिए क्वार्टरली पोलियो कैंपेन आती है तो आपने पिलवाना है। देखिए एक बच्चे को पोलियो फ्री होने के लिए कम से कम 20 to 25 डोजेस ऑफ पोलियो ड्रॉप्स लेने होंगे। तो वो चाहे वैक्सीनेटेड हो या कैंपेन आ रहे हो, अपने हर दफ़ा पिलाने। और हर 3 मंथ्स के बाद करने का मकसद है कि वो लेवल है थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा होता है, तो हमें उसको बूस्ट करना है ताकि वायरस से अगेंस्ट लड़ सके बच्चा। ठीक है डॉक्टर दुर्रा शहबाज, थैंक यू सो मच। एक बार फिर बहुत शुक्रिया, और एक बार आप तमाम तर अफराद जो देख रहे हैं, जिन्होंने देखा है और जिन्होंने ये बात सुन लिया, जिनको समझ आ गई है, आपके समझने का बहुत शुक्रिया। आपकी बेहतरी के लिए है,
आपकी नस्लों की बेहतरी के लिए, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए है। आपके पास अगर कोई टीम आए, उसको पानी वानी पूछ लें। वैसे आजकल सर्दियाँ, लेकिन गर्मियों में भी टीम आती है। हार्श विंटर्स में, बर्फबारी में, कहीं पे पानी कीचड़ हो, वो सब क्रॉस करके अपने लिए नहीं, पैदल आपके पास आते हैं ताकि आपका मुस्तकबिल संवर सके। तो जो भी आपके मिथ्स हैं उनको प्लीज़ एक साइड पर करें। सोचें कि अगर तो ये वाकई इतनी मोहलिक वैक्सीन होती कि जिससे नस्लें ख़राब हो रही होती तो कब से लग रही है, आज तक तो नस्ल ख़राब हुई नहीं, आज तो आबादी बढ़ी जा रही है। इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। हुकूमत इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। आप अपना नहीं सोच रहे तो आने वाली नस्ल के लिए सोच लीजिए भाई। अब यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म और हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।